हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज पॉलिटी की एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ और मैं किस टॉपिक एमसीक्यू लेके आऊँगा जो मैंने टॉपिक आपको कवर कर रहे हैं। तो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट। ठीक, अब देखो पार्लियामेंट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखो पार्लियामेंट में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हुए हैं मैंने, जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, फिर लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, साथ में आपके पार्लियामेंट की कुछ टर्में होगी, जो आपकी कमेटीज़ हैं उनको कमेटी प्रोसीडिंग हो गया। ये जो भी पार्लियामेंट के टॉपिक है इनको हम कवर करेंगे इस सेट में। और इसके कितने लगभग आपके 8+ सेट आएंगे। ओके, तो सारे तो चलिए बिना देरी करे हुए हम आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। देखो जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारे राष्ट्रपति थे इंडिया के, उनको इलेक्ट किस तरह से करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं, उस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं। सबसे पहले इनका क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इनको इनमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ओनली कौन से करते हैं, इलेक्टेड मेंबर करते हैं, नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट जो आपके मनोनीत किए हुए मेंबर जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर, जो क्या होते हैं, इलेक्ट किए होते हैं, मतलब इलेक्शन लड़के आए थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब देखो इलेक्टेड मेंबर कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट होगी लोकसभा। ओके, लोकसभा के पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन करते हैं इसमें, करते हैं फिर जो भी आपकी क्या होती हैं जो भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जितने भी आपकी असेंबलीज होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी आपकी असेंबली जो होती हैं, किसी भी स्टेट, मतलब सारे जो भी स्टेट है आपकी, उसकी जो भी होती है विधानसभाएं सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ में कौन से करते हैं, राज्यसभा। ओके, तो ये मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देख लें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर यूटी में होगी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, 2 यूटी तक। क्योंकि यहाँ पे आपके क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे सीएम कैंडिडेट चुने जाते हैं, मतलब सीएम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने बात कर ली, और इलेक्टेड की जगह यहाँ पे पार्लियामेंट भी आ सकता है। ओके, अब देखो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन नहीं करता है, नॉमिनेट एक तो आ गया, नॉमिनेट मेंबर आ गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरे कौन से आते हैं, देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट कर रही है, तो कौन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद थी वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, तब अब देखो हम आंसर देखते हैं कौन कौन से मेंबर ऑफ लोकसभा, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, हाउस पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर डी, देखो बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउसेज और एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहां आपके एमएलएज बैठते हैं। ठीक है, विधानसभा। तो और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए नॉमिनेटेड प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अब देखो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, ये आर्टिकल 54 में लिखे गए हैं। ये एक्यूरेट मैंने जो भी आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ तो उसमें बताया हुआ सब कुछ, बस आज हम ये डिस्कशन करेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ओके, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो देखो एग्जीक्यूट ऑफ हेड, यहाँ पे पूछा हुआ एग्जीक्यूट ऑफ हेड मतलब कार्य प्रणाली के हेड कौन होते हैं। कार्य प्रणाली बोलने का मतलब ये हो गया कार्य प्रणाली के मुखिया कौन होते हैं। तो देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव हेड और एक होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन होते हैं, देखो सारे के सारे काम कौन करता है, काम कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट में जो साइनिंग अथॉरिटी होती है, अप्रूव कौन करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। अगर आपसे ये पूछ लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन होते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं। मैंने
आपको टॉपिक में पढ़ाया हुआ है डी ज़ीरो एंड डिफेक्टिव हेड कौन कौन होते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं अगर उनको उनके खिलाफ महाभियोग लेके आना है तो किस तरह से लेके आएंगे, मतलब सदन से अगर उनको निकालना हो किस तरह से उनका इनिशिएट करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो महाभियोग जो स्टार्ट होता है वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, वो होता है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग इनका महाभियोग स्टार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है। ओके, अब देखो मैंने बताया प्रेसिडेंट ना तो पार्ट किसके होते हैं, ना ही लोकसभा के पार्ट होते हैं और ना ही राज्यसभा के पार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये किसमें स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ बोथ नहीं आना था, यहाँ आइदर होना था। ठीक है, मतलब आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन में प्रेसिडेंट का क्या हो सकता है, जो इनका इम्पीचमेंट वो स्टार्ट हो सकता है। अब देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, इम्पीचमेंट किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब भी इनका इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा तो रीजन क्या होगा, रीजन इसका हमेशा क्या होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राष्ट्रपति ने संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करा है, संविधान से छेड़छाड़ करी कुछ ऐसा। ठीक है, वो होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो जब इनका ये इम्पीचमेंट इनिशिएट करा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जो होता है 1/4 मेंबर के करेंगे, ये किसी भी सदन के, ये राष्ट्रपति को लिख के देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं। ओके, तो मतलब प्रेसिडेंट के कुछ भी इश्यू होंगे अगर ये रिजॉल्व नहीं हुए तो फिर आपका जो भी बिल आएगा वो सदन में आ जाएगा, किसी भी सदन में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में। आप लोकसभा में लेके चलते हैं तो लोकसभा में आपको पता है इसकी मेजोरिटी होती है, कितनी होती है, स्पेशल मेजोरिटी, तो उसको बोलते हैं 2/3। फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी है, 2/3। ओके, इस मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो फिर क्या इम्पीचमेंट आपकी हो जाती है, पास हो जाती है। ओके, और प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठते हैं तब, अगर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट चला हुआ तो प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना कितने मेंबर सदन बिल लाने के लिए होते हैं, इनिशिएट करेंगे तो 1/4 मेंबर करेंगे, फिर जो मेजोरिटी होती है पास, कुछ मेजोरिटी से पास होगी 2/3 मेजोरिटी। तो ये क्वेश्चन था आपका, और इसमें क्या दिया हुआ है, कौन से हाउस में शुरू हो सकती है इम्पीचमेंट, तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन में इनकी इम्पीचमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो राइट ऑप्शन इज द डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया, जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं इसको कौन करवाता है, कौन कंडक्ट करता है। तो इलेक्शन जो है इसके बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो आर्टिकल 55 में लिखा गया है, आर्टिकल 55 में लिखा गया है। तो इनको कंडक्ट कौन करता है, तो इनको कौन कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। ओके, अब मान लो अगर जो आपके प्रेसिडेंट हैं, अगर इनके इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट पड़ गया तो इसको सॉल्व कौन करता है, अगर मान लो इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पड़ गया तो इनको सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है हमेशा। वो प्रेसिडेंट चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, इनके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट पड़ गया तो वो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट इन एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ, ये जो प्रेसिडेंट जब अध्यादेश लेके आते हैं तो ये इसका जो मतलब इसकी वैलिडिटी पूछी हुई है, वो अध्यादेश की ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी मतलब कब तक होती है, कितने टाइम तक रहती है। अब देखो ऑर्डिनेंस वैसे होता क्या है, अध्यादेश होता क्या है, देखो जब भी मैंने बताया जब आपके क्या होते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या होते हैं, सेशन स्टार्ट होते हैं, सेशन पे बात आ गई, सेशन जो होते हैं, अब सेशन आपको पता है सेशन का क्या मतलब होता है, जब आपका सदन चलते हैं, तीनों सदन आपके ढंग से चलेंगे, पार्लियामेंट के सदन होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और आगे प्रेसिडेंट बैठते हैं। ठीक है, मतलब तीनों सदन आपको देखने मिलेंगे। तो सेशन आपके मेन जो 3 होते हैं, BMW, बजट, मानसून एंड विंटर। ठीक है, अब देखो ये तो सेशन हो गया। ठीक है, सेशन के अलावा अगर मान लो कोई टाइम ऐसा गया जब आपको मतलब सेशन देखने को नहीं मिलता है, और तब कोई कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई ऐसा लॉ बनाना पड़े जब उस कंडीशन के लिए वो एप्लीकेबल हो, मतलब कोई कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन चली है कि उस कंडीशन के हिसाब से कोई लॉ बनाना पड़े, तो वो कौन बनाते हैं, फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं। ओके, पर यहाँ पे क्या पूछा, उसका जो वैलिडिटी होती है ऑर्डिनेंस की वो कितने मंथ होती है, तो वो होती है 6 मंथ। ओके,
होती है 6 मंथ। और जब ये प्रेसिडेंट अगर कोई लॉ बनाते हैं, कोई एक्ट मतलब अध्यादेश लेके आते हैं, तो उसको किससे किससे कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजेन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि मतलब जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट को पूछा गया कि जिन्होंने 2 टर्म निकाले हुए मतलब 5 में 10 साल निकाले हुए, कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऐसे। तो आज तक 2 ही वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 टर्म निकाले हुई हैं। वो कौन कौन से थे, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और एक थे कौन से दूसरे, वो थे हामिद अंसारी। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अब देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे। ओके, और ये कह रहे हैं हमारे जो आपके यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ये हमारे चेयरमैन भी रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह देख लेते हैं। ये ऐसे इंडिया के ऐसे सीजीआई हैं जो, जब आपको पता है प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो कौन बैठते हैं, मतलब एज अ राष्ट्रपति काम कौन करते हैं, सीजीआई करते हैं। तो ऐसे कौन से मतलब सीजीआई हैं वो राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठे हुए, तो वो कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इन्होंने 2 टर्में काटी हुई प्रेसिडेंट की। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट के सक्सेसिव निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। अब देखो नॉट करेक्ट बोला हुआ, तो इसको पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, नॉट करेक्ट पूछा हुआ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इन ऑर्डर टू द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। बोलने का मतलब स्टेटमेंट में क्या बोला गया, अगर हम किसी वाइस प्रेसिडेंट को मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब चुन रहे हैं, तो वो किसके लिए क्वालिफाई होगा, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा नहीं, वो किसके लिए होते हैं, राज्यसभा के लिए होते हैं। एज आ राज्यसभा मतलब राज्यसभा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब ये तो हो गया गलत बोलने का मतलब ये, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट गलत है पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी। अब दूसरे में क्या बोला हुआ, अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। क्या बोला गया है, अगर द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस, मतलब आपके स्टेट के विधानसभा के कोई भी मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, कोई भी लड़ सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट द प्रेसिडेंट। यह टर्म जो होती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की इंडिया में सेम होती है, 5 साल ही प्रेसिडेंट की होती है और 5 साल ही वाइस प्रेसिडेंट की होती है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ही कैन रिमूव थ्रू अ इनफॉर्मल इम्पीचमेंट। नहीं, फॉर्मल इम्पीचमेंट के द्वारा हम वाइस प्रेसिडेंट को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, एक आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं और थर्ड होते हैं आपके लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। इनको जो निकालते हैं ना, अगर इम्पीचमेंट निकालनी हो तो इनके लिए मेजोरिटी पूछते हैं। मेजोरिटी कौन सी होती है, ये होती है कौन सी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी। इस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग इनको अगर निकाल रहे हैं सदन से, इफेक्टिव मेजोरिटी के अकॉर्डिंग इनको निकालते हैं। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, अब मान लो इसको देखना, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, अब मान लो किसी भी कोई भी चीज़ है आपकी, मान लो कोई सदन है आपका, ठीक है। अब मान लो उसमें हम लोकसभा लेके चलते हैं, लोकसभा मान लो आपके ऐसे समझते हैं इसको, छोड़ो बड़े, मान लो आपके कितने मेंबर है, कोई भी आपके मेंबर है, ठीक है। हम आजकल वर्ल्ड कप लगा हुआ था, हम क्रिकेट को लेकर चलते हैं, कितने क्रिकेट में प्लेयर कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ओके। अब देखो इफेक्टिव मेजोरिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 11 प्लेयर हैं उसमें, ठीक है। अब मान लो इसमें से कुछ हैं आपके, मान लो 3 प्लेयर हैं, ठीक है, वो किसी तरीके से भी आपके अब्सेंट है। मान लो कोई किसी को, मान लो कोई इंजर्ड हो गया, मान लो कोई बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी रीजन के कारण पर 3 के यहाँ आपके अब्सेंट है टोटली, तो कितने रह गए, वो कितने रह गए, 8 रह गए, 8 रह गए, ओके। अब ये जो 8 रहे, इसकी करते हैं कितनी, 50% प्लस 1, तो कितना हो गया, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये किस लिए यूज होती है, ये होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए और लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं इसके लिए यूज होती है, ओके। जब इनकी इम्पीचमेंट
शुरू करनी हो प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही कैन रिमूव थ्रू फॉर्मल इम्पीचमेंट, नहीं फॉर्मल इम्पीचमेंट मतलब सीधे ही सीधे इनको निकाल दिया, तो ऐसे नहीं होता इनके लिए, तो मेजोरिटी वगैरह चलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब देखो कि यहाँ पे पूछा हुआ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं, 1 और 4, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। या प्रेसिडेंट जो है किस तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनको डिसमिस कर सकते हैं। तो आपको पता है प्रेसिडेंट जो किससे कंसल्ट करते हैं, ये कंसल्ट किससे करते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर से करते हैं, किससे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब ये पूछा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बोलने का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो ये मैंने पहले बता दिया, वो कौन होते हैं, वो हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला गया, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ हमने स्टेटमेंट दी है, हमें वो बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब मंत्री परिषद जो होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। तो ये बिल्कुल सही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री परिषद होता है, सारे के सारे किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये कलेक्टिवल पूछा हुआ मतलब सारे के सारे, अगर इंडिविजुअल पूछा अकेला अकेला किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, वो किसके लिए होता है, हमेशा प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी सही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी एज अ यूनियन मिनिस्टर नॉट द रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये भी सही हो गया, पीछे पड़ा हुआ, जो प्रेसिडेंट है किसी भी यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते किसकी बिना किसके रिकमेंड के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर। जब हम प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड नहीं करा तो वो किसी भी यूनियन मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपके यूनियन मिनिस्टर मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, इनको मतलब अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 राइट, सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया अगर अब नो कॉन्फिडेंस मोशन किस में आता है, ये मोस्टली आपके लोकसभा में देखा जाता है और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपका लोकसभा में ही आपका देखने को मिल रहा है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के पास मतलब क्या वो मेजोरिटी शो ना कर पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र। अब देखो इसको जो सदन में लाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत होती है, तो कितने की होती है, ये होती है 50। ओके, अब देखो नो कॉन्फिडेंस मतलब आप कितने उसके बाद सदस्य होने चाहिए, तो आप 545 का कर लो, 273 का हाफ, उसको मेजोरिटी शो करनी पड़ती है। अगर मेजोरिटी शो ना कर पाए तो उनकी गवर्नमेंट क्या हो जाती है, फिर गवर्नमेंट टूट जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 मेंबर पहले सदन में डील मतलब ये लिख के देंगे, तो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सदन में फिर स्टार्ट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अब देखो इसमें असेशन क्या दिया हुआ है, कथन क्या दिया हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवल रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमने अभी पढ़ा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल। और इंडिविजुअल अगर पूछा जाए तो अकेला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा राष्ट्रपति के लिए। और सारे मंत्रिपरिषद ये किसके लिए जिम्मेवार जवाबदेही होते हैं, वो लोकसभा के लिए होते हैं। असेशन तो आपका सही है। अब रीजन क्या दिया हुआ, द मेंबर ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोला गया, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के भी और राज्यसभा के, ये किसके लिए एलिजिबल होते हैं, मिनिस्टर बनने के लिए। बिल्कुल सही, ये भी है, आपके लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, किसी भी की भी मेंबर आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, देखो हमारे जो आपके पता आपको फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर, वो किसके राज्यसभा के हैं, तो मतलब दोनों ही सदन के आपके मतलब मंत्री बन सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, पर इसका जो है लेना देना कुछ भी नहीं है कथन का रीजन से, ठीक है। ये मतलब अपनी स्टेटमेंट सही है, पर सामने दिख रहा है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो AR
आर करेक्ट है, पर आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, हु कैन इनवाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर एनी सजेशन और एडवाइस। क्या बोला गया, अगर पार्लियामेंट को मतलब संसद को अगर किसी की सजेशन और एडवाइस मतलब जरूरत पड़ जाए तो कौन पार्लियामेंट में अपनी एडवाइस देता है, तो वो कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है, चीफ जस्टिस या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर कैग, तो कौन देता है इसमें। तो मतलब बोलने का मतलब गवर्नमेंट का जो होता है वो लीगल एडवाइजर कौन होता है, लीगल अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ की लीगल एडवाइस पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो वो कौन देता है गवर्नमेंट को, वो देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आर्टिकल कितना होता है, इसका आर्टिकल होता है 76, इसका आर्टिकल होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो कौन दे गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस कौन देता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये कौन होता है, वैसे अटॉर्नी जनरल होता कौन है, ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और ये क्या देता है, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है। भैया मैंने फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला हुआ है, ठीक है, ना कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बोला हुआ है, ये देख लेना, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉ पूछा हुआ है तो वो कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो वो कौन होते हैं, जो इसके साथ मतलब जो आपके अटॉर्नी जनरल के साथ वो एडिशनल जो होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इसके साथ जो काम करने के साथ जो होते हैं मेंबर, वो उनको क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये भी गवर्नमेंट को क्या देते हैं, ये भी आगे लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, ओके। तो ये सेकंड, इनको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट द ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब इनकी ऑथ किसके द्वारा होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होती है, स्पीकर लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। ये किससे होती है, ये होती है हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होती है। अगर मान लो अगर ऑप्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो क्या, अगर ये भी पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मान लो अब्सेंट हो तो इसकी जगह कौन और किसके सामने ऑथ लेते हैं प्रेसिडेंट, तो वो लेते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। इनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह सीनियर मोस्ट जज भी आ सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा हुआ कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ओके। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही, ये तो सही है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। देखो वाइस प्रेसिडेंट हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो इनको सैलरी जो मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही होती है, मिलती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट तो आपको पता है एक एडिशनल इन्होंने एक एडिशनल पोस्ट रखी है। ये कब आती है, जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट हो तो ही काम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या लगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज ए प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसी। बिल्कुल सही, जब आपके प्रेसिडेंट अब्सेंट होंगे तो उसकी जगह कौन काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही, ये कोई स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, जब वाइस प्रेसिडेंट की जगह काम कर रहे होते हैं, एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब ऑफिस ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका ये भी जगह राइट ऑप्शन स्टेटमेंट हो जाएगी। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ तो ऑप्शन निकल आया, ठीक है, यही आपकी स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला हुआ, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय द पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जब कोई स्टेटमेंट में बोला गया है, जब आपके वाइस प्रेसिडेंट की जगह काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट के आगे जो हम जब प्रेसिडेंट अब्सेंट हो, मतलब वो अब्सेंट है, तो फिर आगे क्या बोला गया, द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म पर्सन नॉमिनेटेड, आगे जो प्रेसिडेंट परफॉर्म नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो उनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फ्रॉम द। जो आपका कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, ये पूछा गया है ये किस काम है जो एक्ट करता है इंडिया में, किस तरह से एक्ट करता है। देखो इसका काम क्या होता है, जो भी आपके गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं इनको क्या है, ये क्या करता है, हैंडल करता है। जितने आपके गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं इनको हैंडल करता है, इनको क्या बोलते हैं,
आइज एंड ईयर ऑफ द पब्लिक पर्सी या गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सी बोला जाता है, अकाउंटेबिलिटी जनरल को बोला जाता है। मतलब ये किस चीज़ के अकाउंट हैंडल करते हैं। तो ये किस कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को कर देते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों कर देते हैं। जब वो यूनियन करेंगे तो ये किसके पास अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये प्रेसिडेंट के साथ रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में सबमिट कर देते हैं, मतलब सदन में। और स्टेट गवर्नमेंट में जब अगर अकाउंट ऑडिट करे तो ये किसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये गवर्नर को। और गवर्नर किसके पास फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। फिर आगे जाके ये करेंगे जब आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर गवर्नमेंट बोल रहे तो ये क्या लोकल जो होते हैं आपके लोकल अकाउंट होते हैं, मतलब पंचायत वगैरह के भी ये कर देते हैं, उनके भी अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज राज्यसभा डिजॉल्व। ये क्वेश्चन ही गलत तो नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, सीधा कौन सा निकल आएगा, नन ऑफ द अबव। देखो क्या पूछा है, राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे आपकी भंग कौन सी होती है, लोकसभा भंग हो सकती है, और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ये दोनों क्या हो जाती हैं, भंग होती हैं। और एक तरह ये मतलब एक जैसे काम करते हैं, लोकसभा भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी। अब देखो, राज्यसभा और काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा, ये भी सेम काम करती हैं। बस फर्क इसमें ये होता है, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, पर इसमें एक फ़र्क होता है, वो क्या होता है, वो इसको एबॉलिश मतलब क्या कर देते हैं, सदन ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो वो कौन सा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम अबॉलिश कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो कौन थी, ये तो सभी को पता होगा, ये कौन थे, कौन थी, मीरा कुमार इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमें यहाँ ऑप्शन दिया विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये कहते हैं, ये थी हमारी फर्स्ट एम्बेसडर थी ये हमारी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट स्पीकर टू डिस्कार्ड टू ऑफिशियल विंग एज प्रिस्क्राइब्ड ओवर द हाउस वेयरिंग द गांधी कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो जब हमारा क्या बनी थी हमारी, एक तो टेम्परेरी हमारी गवर्नमेंट बनी हुई थी 1946 में। तब क्या हुआ था, जब हमारे लोकसभा स्पीकर बैठे हुए थे, ठीक है, कौन बैठे हुए थे, जीवी मावलंकर। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा जीवी मावलंकर, हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बैठे हुए थे, ठीक है, जब हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी हुई थी। तब जब आपको पता था अंग्रेजों का रूल था, तो जब ये क्या, अंग्रेजों की कैप, जो भी लोकसभा स्पीकर बैठते थे तो अंग्रेजों की कैप पहन के बैठते थे। तो जो आप जीवी मावलंकर थे, इन्होंने जो गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजों की मतलब ब्रिटिश की जो भी इन्होंने कैप इन्होंने उतार दी थी, और कौन सी जो गांधी कैप यूज़ करते थे उन्होंने वो कैप यूज़ करी थी। तो उन्होंने अंग्रेजों ने उनसे पूछा भी था कि आप ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो कैप है उसमें उतना क्या बोल सकते हैं, उसमें इतनी गर्मी नहीं है, इतना बाम्स नहीं, इतना लब नहीं है जितना गांधीयन टोपी में है। तो किसने बोला था, ये जीवी मावलंकर ने बोला था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओके। आज के सेट में हमारे इतने क्वेश्चन हैं, ऐसे मैं कम से कम 8 या 9 सेट लेके आऊँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।